तो जनाब, तहरीक इंसाफ के अरकान की मुसलसल नारेबाजी के शोर में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने नए माली साल का 17,600 अरब रुपए हजम का जो है टैक्सों से भरा बजट आज पेश कर दिया। आदाद व शुमार का गोरख धंधा जो है अपनी जगह, आम आदमी के जहन में चंद बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नए बजट में आम आदमी के लिए कोई खुशखबरी है? क्या तनख्वाहदार तबके और कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्सों का बोझ वाकई कम हुआ है, या जो भी ऐलानात आज हुए हैं वो अलामती हैं? क्या टैक्स के निज़ाम को जो है मुनसिफाना बनाने की और टैक्स नेट को फैलाने की जो है इस नए बजट में वाकई कोई झलक नज़र आ रही है? क्या वाकई औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस हस्ब वादा जो है इस बजट के ज़रिए पाकिस्तानी मईशत का DNA तब्दील करने जा रहे हैं? क्या वाकई जो है साख्ती इस्लाहात की तरफ शहबाज हुकूमत ने कदम बढ़ा दिए हैं? वज़ीर ख़जाना साहब का दावा तो कम अज़ कम यही है। तो जनाब, उमर अयूब साहब का शिकवा अपनी जगह, हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब, FBR के साबिक़ चेयरमैन और टैक्स एक्सपर्ट। जनाब शब्बर साहब, नए बजट में हम देखते हैं कि टैक्सों के हवाले से जो तजावीज़ सामने आई हैं उसका आम आदमी की ज़िंदगी पे आपको क्या असर होता हुआ नज़र आता है? उनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी, आसान हो जाएगी? क्या आपका तजर्बा कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आमिर साहब, अगर आप इस बजट को देखें तो बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा कि कुछ भी नहीं किया गया, और जो पोजीशन पाई तकरीबन 99% वही है एज फार एज टैक्सेस आर कंसर्न। एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, बड़ा बिल्कुल बहुत ही मामूली सा रिलीफ दिया गया है सैलरी में, और अगर आप ये अंदाज़ा करें कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जब सैलरी बढ़ती है तो सबका जो टैक्स का अमाउंट मैक्सिमम उसको रिलीफ दिया गया है वो 84,000 रुपये है। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पर ये देखते हैं कि बजट में कुछ किया गया है तो वो नहीं है। जो बुनियादी सवाल आपने रखा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान का आम आदमी, बजट तो एक सिर्फ फिगर का वर्क होता है जो आखिर में आपके सामने मजमुआ रखता है। जो हमें देखने की जरूरत होती है वो ये होती है कि जो साल गुजरा होता है उसमें हमने क्या किया है जिससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, या पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी माशी तौर पर बेहतर हो सके। अगर आप उसका जायजा लेते हैं तो वो जायजा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में आपको वाज़े नजर आता है, और आप उससे बेहतर अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बजट है ये तो सिर्फ उस सारे मजमूए का कंक्लूजन होता है कि अब हमने यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हम यहाँ से यहाँ आगे जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें और साथ में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो भी अप्रैल में आई है वो भी पढ़ें, तो उसमें 2 निहायत ही खतरनाक पहलू निशानदेही की गई है। उसमें एक निशानदेही ये की गई है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में हमारा 13% का डाउनफॉल है ओवर द लास्ट ईयर, और ये जो नॉमिनल इंक्रीज दिखाया गया है ये सिर्फ लाइफ स्टॉक में है, बाकी तमाम जगह पर डाउनफॉल हो रहा है। और आमिर ज़िया साहब, ऑन अ लाइटर साइड, मुझे एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों ने बताया था कि लाइफ स्टॉक बैलेंसिंग होता है, वो हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं क्योंकि जानवर को कौन गिन सकता है कितने ऐड हुए कितने कम हुए। दुरुस्त, बिल्कुल। हाँ। तो ये इसका मतलब है कि ये अल्फाज की हेरा फेरी की गई है, एग्रीकल्चर नीचे चली गई है, जो बिल्कुल वाजे है, जो आपको नजर आ रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट की वजह से। सेकेंडली, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी नीचे चली गई है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर तो इन 2 चीजों को अगर आप ये रियलाइज करें, और अगर आप टैक्सेशन की मद में देखें तो आपकी ताजे दोस्त स्कीम का कोई जिक्र नहीं है, POS का कोई जिक्र नहीं है, ट्रैक एंड ट्रेस का कोई जिक्र नहीं है। तमाम इक़दामात वो हैं जिसमें आप लोगों की जिंदगियां मजीद मुश्किल बनाते हैं। अच्छा, इसी हवाले से मैं ख़ता कलामी, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है हमारे पास, कि E-ट्रेड के ऊपर जो उन्होंने 18% टैक्स लगाया है उसका क्या मकसद है? मतलब एक तरफ ये कहते हैं जी डिजिटल उसको हम प्रमोट करेंगे ट्रांजैक्शंस को, लेकिन क्या ये जो है ट्रेडर से क्योंकि नाकाम हुए, और उनकी असल जो नून लीग की स्ट्रेंथ है वो ट्रेडर्स पावर होती है, शटर पावर होती है, क्या उसको किसी तरह से उन्होंने ऑब्लाइज किया है कि ठीक है हम मतलब है आपको कंपटीशन यहाँ से आ रहा था हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं? फिर लॉजिस्टिक्स पे उन्होंने उस पर 18% टैक्स है। जी
नहीं, वो तो देखें टेक्निकली स्पीकिंग तो टैक्स तो और ई ट्रेड पर ऑलरेडी पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, मगर उसका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, मगर ये देखें आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पीएमएलएन की हुकूमत है, मगर पाकिस्तान तो पीएमएलएन का नहीं है ना जी। बिल्कुल। आप जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पीएमएलएन की हुकूमत है, तो क्या पीएमएलएन हुकूमत का मतलब ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पाकिस्तान को तबाह करते रहे? तो भाई माजी के तो मिसालें कुछ ऐसे ही हैं ना कि अपने अपने नहीं, जो मिसालें तो ऐसी हैं, मगर ये बात तो उनके कानों में साफ साफ हमें डालनी चाहिए ना कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, मगर आप इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को तबाह तो नहीं कर सकते ना। मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने ये पूरा पढ़ लिया। अगर आपने कल आज के अखबार में छपा होगा या कल के अखबार में छपा होगा, मैंने पाकिस्तान के बजट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जो शायद आज छपा है या कल छपेगा, वो देख लें उसको। आप इसको पढ़, वो तो मैंने बजट से पहले लिखा था, इसको पढ़ लें दोनों में। मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि तनख्वाहदार ने थोड़ी सी रिलीफ दे दी, लेकिन हो सकता है कहीं और से निकल जाए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कुछ, और फिर ये जो वज़ीर ख़ज़ाना ये भी दावा कर रहे हैं कि जी बिजनेस कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। अब आप इन टच रहते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए ये तो एक बड़ी सब्जेक्टिव सी बात होती है ना कि बिजनेस कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। वो सब चीजें तो रिफ्लेक्ट आती है ना उस वक्त जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नजर आती है कि आप इन्वेस्टमेंट। यस, देखिए एक बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब चीजें सब बेहतर होती हैं तो फिर आपकी आती है कॉन्फिडेंस। मगर सवाल ये है ना, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है आमिर यहाँ पर। वो सवाल ये है कि ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है, जो इस वक्त नजर आ रहा है जो आपको, ये क्या आईएमएफ की सपोर्ट की वजह से है या आपने कोई काम खुद भी किया है? तो आप ये है ना, क्या तजुर्बा कह रहे हैं? आईएमएफ का बना हुआ प्रोग्राम है, जाहिर है वो तो है, आईएमएफ का बना हुआ प्रोग्राम नहीं है। देखिए आईएमएफ का बना हुआ प्रोग्राम नहीं है, आईएमएफ का प्रोग्राम तो आईएमएफ का बना हुआ ही होगा हमेशा। सवाल ये है कि आपका अपना एफर्ट कहाँ है। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आईएमएफ आपकी मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं आया है। आप इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल शामिल कर लें कि आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव आपकी मईशत को बेहतर करना नहीं है। अगर उनके इक़दाम से बेहतर हो जाए वो अच्छी बात है, मगर उनका मकसद सिर्फ अपने डेट को सिक्योर करना है या पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर को उन्होंने डिफॉल्ट से बचाना है। मगर बाकी सारे काम तो आपने करने हैं ना। मैं ये देख रहा हूँ और मुझे वो जो काम क्या करने, बिल्कुल सही कहा आपने शफर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया इस सेगमेंट के अंदर। नाज़रीन यहाँ पे पंच लाइन शफर साहब की ये कि जनाब कोई नई सिमत नज़र नहीं आ रही, और यही सवाल जो हम अगले सेगमेंट में करेंगे जब हमारे साथ असद उमर साहब होंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम असद उमर साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया असद साहब अपना कीमती वक्त देने का। बजट तकरीर यकीनन आपने सुनी होगी, कोई इसमें आपको मईशत की किसी नई सिमत का इशारा मिलता है या सेम ओल्ड, क्या किस तरह से आप इसको वो करेंगे एनालाइज? आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कमजोरी इस बजट के अंदर अगर आपको नजर आती है वो यही नजर आती है कि ये मईशत और इस मईशत के इस ढांचे के साथ हम पिछले 25-30 साल से मईशत को चला रहे हैं, ये कभी भी पाकिस्तान को जो है वो माशी तरक्की की राह पर नहीं गामजन कर सकता। और वो जो बुनियादी ढांचे के अंदर तब्दीली करनी है वो हमें नहीं नजर आ रहे इक़दाम। इसके अंदर स्टेटस को बजट अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो इसमें कुछ छोटी छोटी अच्छी भी चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी खराब भी चीजें हैं, लेकिन ये वो बजट नहीं है जिस बजट को हम ये कह सके कि अच्छा अब हमें वाज़े सिर्फ का तयन नजर आ रहा है और हमें नजर आ रहा है कि मईशत के अंदर क्या बुनियादी तब्दीलियां होने वाली हैं, मईशत के ढांचे के अंदर क्या बुनियादी तब्दीलियां होने वाली हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन। तो ये जो कहते हैं कि जी हम डीएनए तब्दील करने जा रहे हैं और मतलब साख्ती इस्लाहात की बात कर रहे हैं कि इतने डिपार्टमेंट्स बंद कर देंगे, इतने महकमे बंद कर देंगे, उसको कोई आपको इशारा नहीं मिल रहा है इसमें? ये इससे शायद जो खुनीस पहनी हुई है वो टाई शायद तो उसका रंग बदल जाए, डीएनए नहीं तब्दील होने वाला है इसके साथ। देखिए जैसे मैंने कहा इसके अंदर छोटी छोटी अच्छी चीजें भी है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सब खराब चीजें हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पे मईशत जो है उसका ढांचा जो है वो दुरुस्त हो तो फिर इस किस्म की फाइन ट्यूनिंग जो है उससे काम चल सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए
कि इस बजट से आपको क्या पता चला कि पाकिस्तान इस वक्त बुनियादी हमारा मसला क्या है कि हम वो अशिया नहीं बना रहे जो 21वीं सदी की मईशत मांगती है। तो पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो फंस गई है, इस साल ही वो 6% इजाफा हुआ है ना होने के बराबर आपकी एक्सपोर्ट्स है। अगर आप देखें आपकी सारा गुजारा इस वक्त जो हो रहा है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपना पैसा जो वापस भेज रहे हैं उसके ऊपर आपका गुजारा हो रहा है। उस मईशत के ढांचे को बदलने के लिए क्या है इसके अंदर, कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट नजर आएंगी? और मैं आपको एक बात बताऊं, जवाब में ये कहा जाएगा कि नहीं जी वो तो सेक्टर्स जो है स्पेसिफिक वो तो इंसेंटिव नहीं होने चाहिए, आईएमएफ वाले हमें यही कहानी सुनाते हैं। अमेरिका से ज्यादा तो डेवलप्ड मईशत दुनिया की कोई नहीं है ना, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड मईशत है। जो बाइडेन साहब की सिग्नेचर लेजिस्लेशन थी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो था उसका इन्फ्लेशन रिडक्शन से एक्चुअली ताल्लुक ही कोई नहीं था, वो सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। उन्होंने कहा जी हमने ईवीज को प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है, हमने सेमीकंडक्टर्स को प्रमोट करना है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहां से इस बजट के अंदर आपको नजर आता है कि 5 साल के बाद कौन सी, या अगर मैं सेक्टर को आप आगे बढ़ाएंगे? अच्छा, सेक्टर्स की आपने बात की, अब जैसे बड़ा शोर था कि जी हमारे यहाँ मतलब है ई कॉमर्स को फ़रोग दिया जाएगा, इस मुल्क के अंदर जो है आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। हम देख रहे हैं उसके हवाले से भी बड़े मिक्स से इशारे हैं। अब ये जो ई कॉमर्स पे 18% टैक्स की बात की है, और इसलिए किया कि जी क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, हमारी जो शटर पावर है, ट्रेडर्स जो हैं, शॉपकीपर्स हैं, किस तरह से आप इस तरह के टैक्स को लेंगे? क्या ये जो हमारी ख्वाहिश है कि जी ऑनलाइन लोग ज़्यादा ख़रीदें, हमारा आईटी सेक्टर ज़्यादा डेवलप करे, क्या किसी तरह से उसके लिए मुश्किल होगा ये? मैं सही आपका सवाल है, लेकिन हमें मैं सिर्फ वो टैक्सेशन मेजर्स की भी नहीं बात कर रहा। मुझे ये बताएं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम डिजिटल कॉमर्स जो है उसको प्रमोट करें और हम जाना चाहते हैं एक नई 21वीं सदी की मईशत के बारे में, बड़ी तफसील से उन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताए और उन्होंने बताया कि किस किस्म के काम करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स। ये सारे वही प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 50 साल पहले भी पाकिस्तान करता था, सड़कें बनती थी, डैम बनते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी चीजें नहीं है, इसके अंदर आपको कहीं नजर आया आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट की, कहीं आपको कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव नजर आया आईटी स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर के बिल्कुल आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनकी जो हुनर उनको सिखाया जा रहा है वो उसमें कोई बुनियादी तब्दीली और एक इनकलाबी तब्दीली लेके आए जिसके जरिए जो 21वीं सदी की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके अंदर पाकिस्तान मुकाबला कर सके। ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई इनिशिएटिव नजर आए। इसी तरीके से पॉलिसी इंसेंटिव जो है वो हमें कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या सेमीकंडक्टर्स की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, अगर क्या हमें इनमें से कोई भी चीज नजर आई? मुझे तो कम से कम नजर नहीं आई। आपने एक चीज नजर आई कि कुछ रियल स्टेट सेक्टर के लिए कुछ इन लोगों ने चीजों को रिवाइज किया है, टैक्सेस कम किए हैं, जायदाद अगर आप तबादला करें, उसको किस नजर से आप देखते हैं? अच्छा, वो भी जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं रियल एस्टेट के ऊपर उनको कम करने को मैं सपोर्ट करता हूं। आपको ट्रांजैक्शंस नहीं रोकनी, आपको भारी टैक्सेशन नहीं करनी की ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिस तरह इन्होंने पिछले साल किया और फिर नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल मार्केट्स फ्रीज कर दी ना, ट्रांजैक्शन होनी खत्म हो गई। तो उसके वो ट्रांजैक्शंस के अंदर टैक्स में कमी करना जो है ये ठीक फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी फैसला जरूरी था। सबको पता है कि आज अगर आप जमीन खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी शहर के अंदर हो, तो जमीन की कीमत अगर 100 रुपए है तो जो ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर ये सारे टैक्सेस अदा किए जाते हैं वो कीमत उस 100 रुपए के कहीं करीब करीब भी नहीं होती। नतीजा क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा ब्लैक पैसे को छुपाने का जरिया इस वक्त ये रियल एस्टेट सेक्टर बना हुआ है जनाब। और दूसरी बात ये कि ये अच्छी बात है कि रियल एस्टेट के अंदर भी काम हो, ये भी एक सेक्टर है, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री जिसके आज ये हालात हैं, आमिर के सिर्फ इस साल मनफी नहीं हुई, बड़ी सनतें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 1.5% मनफी इस साल नहीं हुई। इस साल जो सनती पैदावार हुई है बड़ी सनतों की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, वो उससे 10% कम है जो आज से 3 साल पहले पैदावार हुई। मतलब आप सोचे यकीन करने वाली बात है, जो लोग मईशत को नहीं जानते, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, एक तरक्की पजीर मुल्क के अंदर, जहां पे 10-10, 12-12, 15-15% जो है वो बड़ी सनतों की
ग्रोथ होनी चाहिए, जो थी 2021-22 अगर आप देखें 10% से ज्यादा थी। वो ग्रोथ तो क्या 3 साल पहले जितनी भी कम है इस साल, और अगले साल का जो हदफ है वो 3.5% है। इसका मतलब कि 4 साल के बाद भी आपकी उतनी बड़ी सनतों की पैदावार नहीं हुई थी जितनी 4 साल पहले हुई। अच्छा, एक और चीज जी, मैं वक्त क्योंकि मुख्तसर है, दो बड़े अहम सवाल हैं। एक तो जो समझ में नहीं आ रहा कि भाई दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि पेट्रोलियम लेवी जिस तरह से बढ़ाई गई है वो सबके सामने है। अब कार्बन लेवी की भी बात हो रही है, तो क्या अब हम एक्सपेक्ट ये करें कि नए माली साल में तेल की कीमतें जो हैं वो मज़ीद बुलंद होंगी, या अगर जो फ़ायदा होना चाहिए लोगों को कम कीमतों की वजह से वो इन तक पहुँचेगा नहीं, आम आदमी तक? नहीं, वो तो बुनियादी तौर पे ये हो रहा है ना, क्योंकि वो सेक्टर्स जो हैं और वो लोग जो हैं जो अपने का टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ ये हुकूमत नहीं, तमाम हुकूमतें उनसे टैक्स हासिल करने में नाकाम, और उसके नतीजे में टैक्स उसी से लेना है जो आपके शिकंजे में आया हुआ है। तो पेट्रोलियम इस साल जो है वो 1468 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का कलेक्शन का हदफ सेट किया गया है। इतना बड़ा हदफ जो है, और मुझे ये लगता है क्योंकि अगले साल का जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 14,000 अरब रुपए से ज्यादा का एहतियात का, वो रियलिस्टिक नहीं, और तकरीबन ऑलमोस्ट सर्टन है कि वहां पर आप नहीं पहुंच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी पीडीएल और कार्बन लेवी वाला जो है शायद जैसे जैसे साल गुजरेगा तो इसमें और मजीद इजाफा होगा। अच्छा, मुझे एक और कोई इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जब अपना इंटरेस्ट और डेट पेमेंट कर चुकेगी तो उसके बाद जनाब कम से कम 6,501 बिलियन जो है रुपए इनको मजीद कर्ज लेना होगा, ताकि कहते ना कि मुमलिकत चलती रहे आपकी। क्या कहेंगे, जो इतना बड़ा जो हजम इनको बोरो करना पड़ेगा? जी, वो अच्छा, अगर आप मजमूई तौर पे सिर्फ बजट के नंबर्स देखें, अपना खर्चा, हुकूमती खर्चा चलाने के लिए, जी आपका प्राइमरी सरप्लस जो है वो 2.4% का हदफ ये टारगेट कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये एक अच्छी कारकर्दगी। और ये जो मसला है जो आप डेट ट्रैप में पहुंच गए हैं इतनी बुरी तरीके से कि कई सालों से आप सिर्फ पुराने कर्ज वापस करने के लिए कर्ज नहीं ले रहे थे, आप सूद की अदायगी के लिए भी नया कर्ज ले रहे थे। कम से कम आप उससे बाहर निकलते हैं और आपके पास इतनी आमदनी आती है जिससे कम से कम सूद की सारी अदायगी हो सके, बल्कि कुछ पैसा आपके पास पुराने कर्जे वापस करने के लिए भी है। लेकिन सवाल यही होगा कि वो इन्हिसार इसका इसके ऊपर होगा कि वो 14,000 से ज्यादा का जो टारगेट सेट किया गया है, क्या वो एफबीआर उसको हासिल कर सकेगी? मुश्किल लगता है, बहुत चैलेंजिंग। अच्छा, मुझे जाते जाते ये भी बता दें कि जब आप वज़ीर ख़जाना थे तो तनकीद आपके खिलाफ हुआ करती थी कि जी IMF के जो प्रोग्राम में बड़ा देर से गए, या आपने देर कर दी। आप क्या समझते हैं कि अब जो ले लिया है और हम उस पर अमल करें, क्या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है ये, या कोई और रास्ता था हमारे लिए? आपको आमिर, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं बहुत दफा पहले भी कर सकता हूँ, जो भी शख्स आपकी मर्जी का सियासतदान हो, मईशत का एक्सपर्ट हो, कारोबार करने वाला शख्स हो, जो भी मुझसे इस बात के ऊपर बहस करने को तैयार है, उसको आप अपने प्रोग्राम में बुला लीजिए। ठीक है, साथ बैठ जाएंगे, 1 घंटा सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल हार्ड डेटा के साथ। ये एक सियासी स्टेटमेंट नहीं नुकसान हो गया, मैं आपको आदादो शुमार के जरिए साबित करके बताऊंगा कि क्यों उस दफा नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान, लेकिन सिर्फ खुलासा उसका भी बता दूं। उम्मीद है कि आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी, आप खुलासा बता देंगे मुझे जल्दी से। हेडलाइंस में नहीं कर रहे थे, हमने अपने लिए उस वक्त फंडिंग का भी इंतजाम किया। $3 अरब सऊदी अरेबिया से, $3 अरब चाइना से, $2 अरब UAE, $8 अरब की फंडिंग भी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर को भी गिरने नहीं दिया, और उससे जो हमें टाइम मिला हम उसके अंदर अपने फैसले करते गए, रिफॉर्म्स के, इस्लाहात के फैसले करते चले गए और मईशत को संभाला। इसलिए जब IMF के साथ आखिर में हमने मुआहदा साइन किया तो उसमें पाकिस्तान के अवाम के ऊपर वो बोझ नहीं पड़ा जो पहले दिन IMF डालना चाहता। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा ले, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, बजट के जो कहते हैं ना अदाद शुमार हैं, वो गोरख धंधा क्या कहता है, हमने अपने पहले 2 मेहमानों से समझने की कोशिश की। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मोहतरम इफ्ता इस्माइल साहब,
साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। मैं सबसे एक ही सवाल करूँ कि बेशुमार आज़ाद-ओ-शुमार हैं और आपने बड़ी गहराई से देखा होगा इनको, ये बताइए कि इस बजट के बाद आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी जो है वो सहल हो गई, कुछ आसान हो गई या मज़ीद मुश्किल हो गई? मैं ये समझता हूँ कि सहल तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जो मुश्किल ज़िंदगी चल रही थी उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम हर साल अपने मुकाबले में ही गरीब हो रहे हैं। पिछले साल भी गरीब हुए, 3 साल से औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं, तो अगले साल भी मुमकिन है कि यही हो जाए और हम चौथे साल तक लगातार हमारी जो शरह नमू की रफ्तार है वो हमारी आबादी की रफ्तार से कम हो। तो ये इस तरह हम गरीब हो जाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में, और रिलेटिव तो हम 15-17 साल से गरीब हो रहे हैं दुनिया के मुकाबले में। बांग्लादेश व दीगर ममालिक हुए, हम उनसे तो पीछे हर साल ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि हम उनसे और मजीद पीछे हो जाएंगे। और जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो एक ज़माने में साउथ एशिया के बराबर होता था, फिर अफ्रीका के अच्छे ममालिक के साथ हो गया, अब वो सब सारा अफ्रीका के भी एवरेज ममालिक के बराबर हो गया है। बल्कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी वगैरह के स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो सब सारा अफ्रीका के ख़राब तरीन ममालिक की तरफ बराबर हो गया है। दुरुस्त। अच्छा, तो इसमें सवाल ही पैदा होता है कि ये हुकूमत मुसलसल दावा कर रही है औरंगज़ेब साहब के वो एक नई सिम देंगे, मैं बार बार ये कहता हूँ डीएनए को तब्दील कर देंगे, तो इसमें इसको इशारा मिलता है कि कोई नई सोच कार फरमा है, किसी नई उसमें सिम पे लेके जा रहे हैं अपनी मईशत को, साख्ती इस्लाहात कर रहे हैं? तो ये हुकूमत PDM-2 जो है ये 1.5 साल से आ गई है, PDM-1 इसके बाद 1.5 साल रही है, केयरटेकर भी तकरीबन इनके जैसे ही थे। मुझे ये बता दीजिए कि 3 साल 3.5 साल में अप्रैल 22 से लेकर अब तक क्या इन्होंने फैसले किए हैं जिससे कि इस्लाहात की गई हों, क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं, क्या सिम्त चेंज किए, इस बजट में क्या सिम्त चेंज की? आप अगर 10% सुपर टैक्स लगाते हैं और इस बार 9.5 कर देते हैं, ये सिम्त चेंज करना तो नहीं है। हाँ। या तनख्वाहदार तबके के 25% से 23% टैक्स कर देते हैं, ये सिम्त चेंज करना तो नहीं है। या आप अगर बैंक विड्रॉल पे पहले 0.6% पैसे काटते थे, लाख रुपए के विड्रॉल में 600 काटते थे, अब लाख रुपए के विड्रॉल में 1000 रुपए काटेंगे, ये सिम चेंज करना तो नहीं है। आपने 78 रुपए ऐसी वो लेवी था उसको शायद 100 रुपए कर देंगे, ये सिम बदलना तो नहीं है। सो ये कहना कि हम सिम बदल रहे हैं या डीएनए चेंज कर रहे हैं, ये कहना तो एकदम माकूल बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से सच के जुमरे में भी नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ टिंकरिंग करी है कि यहाँ से आपने बताया कि फला जगह मतलब मद में जो है खर्चा बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, कहीं ड्यूटी बढ़ रही है। मैं देख रहा था कि डेयरी फार्म मशीनरी पे, डेयरी शेड के फ़ैन पर, मेडिकल इक्विपमेंट पे, सर्जिकल इक्विपमेंट पे, हत्ता कि अस्पताल के बेड्स पे, इंसुलिन की सिरिंज पर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पे, सब पे जो है 3 से 5% टैक्स का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, कोई एक्टिविटी हम करते हैं ना, ह्यूमन एक्टिविटी इस मुल्क में रहे, सिटीजन्स एक्टिविटी, उस हर एक्टिविटी पे हुकूमत टैक्स लगाती है, क्योंकि वो बड़ी जायदादों पर टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि उसका बस नहीं चलता कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर वो टैक्स नहीं लगा सकती। तो फिर किस पे टैक्स लगाती है? तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाती है, गैर मराती याफ्ता तबके के ऊपर टैक्स लगाती है, जिसकी गर्दन पतली होती है उसकी गर्दन हाथ में आती है। तो आप बच्चे का दूध लेंगे, हमने टैक्स लगा दिया, आपने मतलब सिरिंजेस खरीदनी जैसा आपने फरमाया, उस पर टैक्स लगा दिया। जो अब वो एक नई हमारे पाकिस्तान में 2 साल से ये इंटरनेट की कोई डिलीवरी होती है, ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, उसमें ये होता है कि हमारी बहनें कुछ घर में कपड़ा खरीद के सीती हैं, सलवार कमीज सी के तो ऑर्डर के थ्रू भेज देती हैं, उस पर भी सेल टैक्स डाल दिया। मतलब 18%। मैं इसी तरफ आ रहा था, ये जो ई कॉमर्स पे टैक्स 18%, फिर इसके साथ कोरियर पे लगा दिया इन्होंने और लॉजिस्टिक्स पे लगा दिया, और उसमें इन्होंने तोजी ये दी औरंगज़ेब साहब ने कि जी जो हमारा दूसरा दुकानदार है उसको कंपटीशन का सामना करना पड़े, उसको सिक्योर करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो तो टैक्स देता ही नहीं है। मतलब है, तो ये क्या है? ये अपनी शटर पावर को मुस्लिम लीग ने जो है कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, जो उनका हमेशा से ट्रेडिंग, इनका वोट बैंक वहीं हुआ करता है। जी, सो आपके पास कोई 25-30 लाख दुकानदार हैं, उसमें से मतलब 10-15% आपके शायद 20% रजिस्टर्ड हो गए, उससे कम ही है एक्चुअली, ठीक है, तो 80% तो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, जो गुड्स हैं, जैसे अगर आप Daraz.com से या कोई चीज़ें खरीदते हैं तो वो जिस सेल टैक्स होता है वो तो साबुन के मैन्युफैक्चरर्स ने, शैम्पू के मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी भर दिया है। अब किस पे टैक्स नहीं रहा? कि कोई घर के अंदर किसी ने कोई लकड़ी की कोई चीज़ बना दी या लोहे की कोई चीज़ बना के बेच रहा है, एक घर के अंदर कोई कॉटेज इंडस्ट्री वाला,
अब आप चाह रहे हैं कि उस पर भी टैक्स लगा दे। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी ना हो इस मुल्क में जिसको ये पनपने देंगे और जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। हर जगह टैक्स लगाना है, लेकिन सवाल ये है कि इस टैक्स लगाने का मकसद क्या है, इस टैक्स लगाने से क्या हासिल होता है। तो पता चली कि 17% आपने अपने जारी अखराजात बढ़ा दिए। भाई जब आप खुद फरमा रहे हैं कि असरात ज़र 4% है या 4.5% है, और आप जब कह रहे हैं कि हम आपको हुकूमत का हजम छोटा करना है, इसका फुटप्रिंट छोटा करना है, तो फिर 17% आपने क्यों टैक्स बढ़ा दिए, क्यों अखराजात बढ़ा दिए, जारी अखराजात सिविलियन गवर्नमेंट्स के चलाने के। आपने PSDP 25% से क्यों बढ़ा दिया। तो कहीं तो आप हमको भी तो ब्रेक देना कि आप हमसे पैसे लेते जा रहे हैं। एक समाजी मुआहदा होता है आमिर भाई कि जहां पे आप मुझसे टैक्स लेते हैं लेकिन मैं आपको कुछ मराद देता हूं, कुछ खिदमात देता हूं। जब ठीक सर्दियों के अंदर मैं आपकी गैस बंद कर दूं, जब गर्मियों में लोड शेडिंग कर दूं, जब कराची जैसे शहर में कहीं पानी नहीं दे दूं, जब सिंध 73% स्कूलों में बिजली के कनेक्शंस ना हो, जब पाकिस्तान के अंदर 10 में से 8 बच्चे 10 साल के 2 जुमले नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर हुकूमत ने हमें क्या दिया है। दुरुस्त। अच्छा, ये जो आपने फरमाया, मुझे एक और इकोनॉमिस्ट ने कोई डाटा भेजा, मैं चाहूँगा वजाहत कर दें उसकी। वो कह रहे हैं जी करंट एक्सपेंडिचर जो है वो जो रवां साल के मुकाबले में 17,203 बिलियन का था, उसको अगले बरस के लिए वो कम किया है, 286 बिलियन किया है। और इसी तरह PSDP को भी कम किया है, 1400 से ये लोग 1000 पे लेकर आए। तो वो ये क्या है, मतलब है आप तो कह रहे हैं कि बढ़ा दिया उन्होंने खर्चा जो है हुकूमत का। पिछले बजट के जब बजट जिस दिन आया था तो 1400 अरब रुपए इन्होंने कहा था। उसके बाद IMF नहीं माना और इनको कुछ और कई टैक्स वैक्स को कम करना था, तो फिर उसको उन्होंने 1100 अरब कर दिया। ठीक है, 1150 किया और फिर 1100 किया। तो बजट में आप चले जाए डॉक्यूमेंट 1100 अरब में। अच्छा। और उसके बाद जब आप देखें कि इन्होंने खर्चा कितना किया है, तो पिछले महीने तक 500 अरब रुपए भी खर्चा नहीं किया था। इस बार मतलब मैक्सिमम 700 से 800 पहुंचेंगे। 700 से 800 दुरुस्त। ठीक है, आप 800 पकड़ लें। ठीक है, तो इस साल 800 अरब रुपया खर्चा हुआ है। अगले साल आप 1000 किस मुंह से कर रहे हैं, क्यों आप 25% बढ़ा रहे हैं। जब इस साल 800 में गुजारा कर सकते थे तो अगले साल भी 800 में गुजारा कर लो। इसमें 75 अरब रुपए पिछले साल सिर्फ MNA के प्रोजेक्ट्स के लिए रखे हुए थे। ठीक है, आपने पाकिस्तान भर में ADB और PSDPs के अंदर 600-700 अरब रुपए MPAs और MES के प्रोजेक्ट्स के रखे हुए, वो रखे हुए। पिछले साल आपने रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट पे आपने रखे हुए थे 800 और 38 अरब रुपए। ठीक है, इस साल आपने रखा है 971 अरब रुपया, तो ये 17% बढ़ा दिया। अब आप वो कह रहे हैं कि हजम पिछले साल से इस साल का कम है। वो इसलिए कम है कि पिछले साल 21% शरह सूद था, जिसकी वजह से 9,775 अरब रुपए सूद के मद में हमने रखे हुए थे, देने के एलोकेट करे हुए थे। इस साल हमने क्योंकि 8,206 अरब रुपए गालिबन रखे हैं, तो वो 1700 अरब रुपए बच गए, बस उसकी बचत हुई है। अजी, तो पार्लियामेंटेरियंस का बजट भी, मेरा आखिरी सवाल, कि वो भी मुकद्दस गाय बन गया, उसको भी आप छेड़ नहीं सकते, और उसके ऊपर हमेशा से हर दौर में क्वेश्चन मार्क रहा कि क्या इस तरह के फंड्स होने चाहिए हर पार्लियामेंटेरियन के पास, या मतलब है कि सूबाई हुकूमतें करें या कोई सेंट्रलाइज तरीके से जो है कोई फंडिंग होनी चाहिए। भाई हर हुकूमत की सियासी पार्टी के लीडरान बोलते हैं कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। इमरान खान साहब कहते थे ये सबसे बड़ा जुल्म है जी, लेकिन फिर हुकूमत में गए, इन्होंने भी किया। ये मियाँ साहिबान भी ये कहते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए, सियासी बुनियाद पर पैसे नहीं खर्च होने चाहिए, करप्शन वाले पैसे तो नहीं खर्च होने चाहिए। ये तो कोई नहीं बोलता है। पीपल्स पार्टी तो इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन जो ये लोग बात करते हैं वो तो बड़े पारसा बनते हैं। फिर किस हिसाब से आपने रखा हुआ है। और ये आप देखें कि इस वक्त आप कौम को कह रहे हैं कि आप कमर कस लो, आपकी तनख्वाह पे 38% इजाफा दिया हुआ है। हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह पिछले साल 20% बढ़ी, इस साल 10% बढ़ी, लेकिन वज़ीरों की तनख्वाह कितनी बढ़ी है? 188% बढ़ाई, वो भी बैकडेटेड। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करें, लोगों से आप ये कह रहे हैं कि आप कमर कसें, तो आपने क्या सोच के वज़ीरों की तनख्वाह 188% बढ़ाई? आपने क्या सोच के MNAs और MPS की तनख्वाह इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ाई है? पंजाब गवर्नमेंट में हमने सुना है कि 800-900% तनख्वाह बढ़ाई है। तो कोई जिसको हमारे बड़े भाई ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चले, इसी पंच लाइन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया
मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मतलब FBI के साबिक चेयरमैन की, 2 हमारे साथ साबिक वज़राए ख़जाना थे, और सबका जो मतलब एक मजबूरी सेंटिमेंट बन रहा है कम से कम इन लोगों का, वो यही है कि जनाब ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ में आती है कि हुकूमत ने, ठीक है आप सबसे कीमत वसूल कर रहे हैं माशी कमज़ोरी की, लेकिन उसमें हुकूमत का क्या हिस्सा है? हुक्मरान अशराफिया क्या दे रही है? क्या ये लोग जो हैं मतलब है कि हुकूमती अखराजात में कमी कर रहे हैं? पता चला नहीं कर रहे हैं। वही बड़ी बड़ी इनकी गाड़ियाँ हैं, वही इनके अल्ले तलल्ले हैं। उसी तरह क्या किफ़ायत शारी आपके एजेंडे पे कहीं नहीं है? अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन बर्फ जो गिर रही है वो आम पाकिस्तानियों पे गिर रही है। इसी के साथ आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।